बस इतनी बात बता डालो, एंजाइम इसके पहले नाम सुना है कि नहीं सुना है? कभी सुना है ना? हम लोगों ने बात कर रखी थी इसके पहले भी, क्या कि जिस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक कार्य में लाया जाता है, उसी प्रकार जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के स्पीड को बढ़ाने के लिए, वेग को बढ़ाने के लिए हम जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिस रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं, हम उसे क्या नाम दे देते हैं? एंजाइम। क्योंकि मनुष्य के शरीर में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को मैनेज करता है, कम ज्यादा करता है, घटाता बढ़ाता है, कौन? एंजाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंजाइम के बारे में। क्यों? आज का आर्टिकल भी एंजाइम है। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं एंजाइम होता क्या है। सबसे पहली बात तो एंजाइम है क्या? तो देखो इस बात को ध्यान रखो, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। दूसरी बात मैं सोच सकता हूं, सर जी आपने प्रोटीन भी तो बताया था नाइट्रोजन युक्त होता है। बिल्कुल सही है, जितने भी एंजाइम हैं वो सब एक प्रकार के क्या हैं? प्रोटीन। तो जैसे कभी कोई पूछेगा एंजाइम किसको बोलते हैं, हम सबसे पहले बता देंगे एंजाइम नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक है, और ऐसा कार्बनिक यौगिक है ये स्वयं में जटिल है। जटिल का मतलब समझते हो? एंजाइम को बनाने में हजारों से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में क्या हुए होंगे? जुड़े होंगे। जब हजारों से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एंजाइम बना रहे हैं, तो एंजाइम को मैंने बताया ये तो बहुत जटिल यौगिक है। अगर एक दो अणुओं के जुड़ने से एंजाइम बन जाए तो सरल होता है, सरल यौगिक कह देते हैं। लेकिन हजारों की संख्या में जब अणु मिलते हैं तब कहीं एंजाइम बनता है, हम कहते हैं एंजाइम एक कैसा यौगिक है? जटिल यौगिक है। और दूसरा नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बनता कहां है ये? आखिर एंजाइम हम बनाना चाहें कैसे बनाएं? तो बेटा ये जीव जंतुओं के जीवित कोशिकाओं में बनकर तैयार होता है। आप इसको केमिकली अलग बना नहीं सकते। मैं क्या बोलता हूं कि अगर आपको एंजाइम बनाना है तो एंजाइम को आप केमिकली नहीं बना सकते, ये बनेगा जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में। अपनी बॉडी पर एंजाइम बन सकता है। हम लोग जीव जंतुओं में से आते हैं और हमारे लोगों के पास जीवित सेल्स भी हैं, कोशिकाएं भी हैं, हम लोगों की बॉडी में बन जाएगा। पेड़ पौधों में भी बन सकता है, पेड़ पौधे भी बना लेते हैं एंजाइम। लेकिन किसी निर्जीव वस्तु की बात होगी, किसी अलग केमिकल सब्सटेंस की बात होगी, कहेगा कि यहां पर एंजाइम बन सकता है, वहां एंजाइम बन नहीं सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, एंजाइम हमेशा कहां बनता है? जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाओं में। गन्ने के पेड़ को अगर शुरुआत में देखा जाए उसका रस मीठा नहीं होता, लेकिन गन्ने के पेड़ पर एंजाइम बनता है, और वो एंजाइम जो होता है वो गन्ने में उपस्थित स्टार्च या अन्य कंपाउंड को चेंज करता है सुक्रोज में। ये काम किसका है? एंजाइम का। और गन्ने के रस को धीरे धीरे कैसा कर देता है? मीठा। हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्या, लगभग सभी अभिक्रियाएं, जिनकी स्पीड को मैनेज करता है कौन? एंजाइम। तो जब कभी भी एंजाइम की बात आएगी, दो तीन चीजें हम लोगों ने देख ली इस जगह पर। क्या? एक तो बनता कहां है? जीवित कोशिकाओं में, एलाइव सेल्स में बनता है। और दूसरा अगर मैं बात करूंगा ये कैसे यौगिक होते हैं? नाइट्रोजन युक्त होते हैं। और कैसे यौगिक? जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल का मतलब समझ गए ना? अब बात आएगी करेगा क्या ये। तो बेटा एंजाइम बस इतना करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को मैनेज करता है। स्पीड को मैनेज करने का मतलब समझे, जरूरत पड़ी तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को बढ़ा देगा, और जरूरत पड़ी तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को क्या कर देगा? घटा देगा। लेकिन तभी एक बात और आ गई आगे कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किनको कहें? वे रासायनिक अभिक्रिया जो किसी जीवित प्राणी के अंदर हो रही हैं। एक जगह मैंने पढ़ रखा था ऐसे ही नॉर्मली कि मनुष्य के केवल सर पर, इतने भाग पर 3 लाख अभिक्रियाएं होती हैं। अब मैं क्या सोचता हूं, अगर इतने पर 3 लाख रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं तो बाकी बॉडी के पार्ट में भी तो कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती होंगी। मतलब अगर मैं देखता हूं तो पूरा ह्यूमन बॉडी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का भंडार है। 3 लाख अभिक्रियाएं तो यही संपन्न हो रही, अभी बाकी पूरी बॉडी तो बच ही गई। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया जान पाए किसको कहते हैं? जीवधारियों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं।
तो बहुत सारी चीजें जो इससे इंफॉर्मेशन मिली, और उस इंफॉर्मेशन के दौरान मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हम एंजाइम की परिभाषा लिखें। एंजाइम कहते किसको हैं? तो बेटा मैं एंजाइम की परिभाषा लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्या कहते हैं? लिखा है जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त वे जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, जो जैव, बेटा इस जगह सही कर लेना थोड़ा सा है, यहां पे कहना जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। तो बेटा ये हो गई परिभाषा। अगर हम चेक करें कि तो एंजाइम होता क्या, तो उसको एंजाइम में बताएंगे इतनी चीजें कि एंजाइम बनता कैसे है और कहां पर वर्क करता है। अभी एक काम और एक चीज को और चेक करेंगे। ज्यादातर एंजाइम मैंने देखे हैं रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी इसको थोड़ा सा सही करेंगे। यहां पे ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं मत कहना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है कौन? उत्प्रेरक। और हम उत्प्रेरक की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। पूछ ले भी लेता है कभी कभी, आखिर जो एंजाइम है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को किस प्रकार बढ़ा देता है? तो हम लोग एक नॉर्मल सा आंसर देते हैं, सर जी ये जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। और जैसे ही सक्रियण ऊर्जा के मान कम होता है, अभिक्रिया की स्पीड या जैव रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब भी कभी हम लोगों से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को कैसे बढ़ाता है, हम बताएंगे ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू कैसे कर देता है? कम। और जैसे ही सक्रियण ऊर्जा का वैल्यू कम कर देता है, अभिक्रिया की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन तभी मैं जानता हूं इस बात को कि आप लोगों ने तो अभी तक सक्रियण ऊर्जा भी नहीं पढ़ा है। तो पहले मैं इस बात को लिख लेता हूं और फिर समझते हैं सक्रियण ऊर्जा है क्या। आखिर सक्रियण ऊर्जा के घटने से रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड के बढ़ने का क्या अर्थ है? नहीं, तो सबसे पहले मैं इसको यहां पे लिखूंगा कि सक्रियण ऊर्जा है क्या। ये ऐसे लिख लेते हैं, सक्रियण ऊर्जा को तो बता देंगे, ये लिख दें कि सक्रियण ऊर्जा के घटने से जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है इस बात को लिखेंगे एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा
बेटा सक्रियण ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने कैसे लिख रखा है, EA, या तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैंने लिखा है एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, को कम कर देते हैं, जिससे उस जैव रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़। बेटा इस बात को हमेशा याद रखना है, ये लाइन अभी तो समझ में कम आ रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग आर्टिकल कंप्लीट करेंगे ये बात हम लोगों को समझ में आ जाएगी और इतना आंसर तैयार भी रखना है। इसका क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, बोलेगा कि एंजाइम किस प्रकार से जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं। तो बेटा उसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या घटा देते हैं, जिससे उस जैव रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बेटा अब समय भी आ गया है इस बात का कि हम लोग चेक करें कि सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देते हैं, ये कैसे पता चला। स्टार्ट करें, देखो हम इसको यहां हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, हमने मान रखा है कि बेटा हमारे पास दो पदार्थ हैं ए और बी, हमने पदार्थ ए और पदार्थ बी को आपस में मिलाया, और जब मैंने पदार्थ ए और बी को मिलाया तो दो पदार्थ बनकर भी तैयार हुए जिनके नाम थे सी और डी। देखो हर चीज ए और बी को मिलाया, सी और डी बनकर तैयार हुआ। मैं पहली लाइन इसमें पढ़ देता हूं, ध्यान रखने वाली बात है, ए का पार्टिकल बी के पार्टिकल से टकराया होगा, और जब ए का पार्टिकल बी के पार्टिकल से टकराया तब दोनों की आपस में अभिक्रिया संपन्न हुई, और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उन्होंने क्या क्या बनाया, सी और डी। अगर ए का पार्टिकल बी के पार्टिकल से न टकराए, ए का पार्टिकल अलग भरा हुआ रखा है, बी का पार्टिकल अलग भर के रख दिया, दोनों का पार्टिकल आपस में टकरा नहीं सकता, तो दोनों के बीच में अभिक्रिया भी संपन्न होने वाली नहीं। आप एक गिलास में क्या करो, एसिड भर के रख दो अलग, एक कांच के गिलास पे आप क्षार भर के रख दो, बेस भर के रख दो अलग, इधर अम्ल इधर क्षार, अम्ल का कण अम्ल से टकरा रहा है, क्षार का कण क्षार से टकरा रहा है, अम्ल का पार्टिकल क्षार के पार्टिकल से नहीं टकरा रहा है, तो क्या अम्ल और क्षार के बीच कोई अभिक्रिया होगी, नहीं। हाँ, कब अभिक्रिया होगी, जब अम्ल को क्षार वाले पात्र में क्या कर दोगे, डालोगे। अब अम्ल का पार्टिकल क्षार के पार्टिकल से टकराया, रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, स्टार्ट हुई। नहीं समझ पाए इसको, और भी उसमें सोचो, देखो अब तो समझो इस बात को, क्या ए और बी के हजारों पार्टिकल ए के होंगे और हजारों पार्टिकल किसके होंगे, बी के। जब वो दोनों पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो आपस में टकराने से इन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। आज जब एनर्जी बढ़ती है तो किसी पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, उसने जल्दी से रिएक्शन कर लिया। कभी कभी पार्टिकल टकराए और उनकी एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ी, और जब क्योंकि ज्यादा नहीं बढ़ी, ये अभिक्रिया कैसे करेंगे, धीमे करेंगे, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है। आपको सर जी एनर्जी बैरियर क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं एक चीज बताऊं, जब भी कोई व्यक्ति किसी भर्ती को देखता है, किसी नौकरी को देखता है, आपके सामने शुरुआत में एनर्जी बैरियर लगा दिया जाता है। कैसे एनर्जी बैरियर लगा दिया जाता है, कहता है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, फिर एक एनर्जी बैरियर और लगा, इंटर पास होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए, फिर एक और एनर्जी बैरियर लगा, 12th क्लास पास होने के बाद ग्रेजुएट होना चाहिए, एक और लगा बैरियर, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और बैरियर लग गया, पीएचडी होना चाहिए। अभी सोचो हाई स्कूल पास वाली वैकेंसी निकलेगी तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालेंगे, क्यों, ये लोअर एनर्जी लेवल है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने हाई स्कूल क्या कर रखा है, पास कर रखा है, वो सब अभिक्रिया में शामिल हो गए, भर्ती देखने चले गए। इंटर की बात आएगी तो कुछ बच्चे कम हो गए, क्यों, वे बच्चे कम हो गए जिन्होंने या तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई कंप्लीट की है या फर्स्ट ईयर तक की कंप्लीट की है।
अगर ग्रेजुएट लेवल के लिए आ जाएगा तो वो बच्चे कम हो जाएंगे, और जिन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है, ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं किया। जैसे जैसे एनर्जी बैरियर पीएचडी कह देगा तो अपने क्षेत्र में ऐसा हो जाएगा कि वैकेंसी निकली 10,000 की और बच्चों ने फॉर्म डाला केवल 1,000 ने। क्यों? पीएचडी की ही नहीं ज्यादा लोगों ने, एनर्जी बैरियर रहा। ऐसे ही प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी एक एनर्जी बैरियर होता है। क्या एनर्जी बैरियर होता है? जो एनर्जी बैरियर मैं यहां लिख रहा हूं ये बेटा सही नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है। जैसे मैंने मान लिया कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ए और बी की जो एनर्जी है अगर वो 20 किलो जूल पर मोल हो गई, कितनी एनर्जी हो गई? 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी हो गई, तो ए और बी का पार्टिकल अभिक्रिया कर पाएगा और वो उत्पाद सी और डी को क्या करेगा? बनाकर तैयार करेगा। अभी सोचो, अगर ए और बी के पार्टिकल की एनर्जी 20 किलो जूल से कम रही, पार्टिकल टकराएगा लेकिन अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अभिक्रिया करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? 20 किलो जूल पर मोल। मैंने माना कि हमारे पास ए बी का एक पार्टिकल था जिसकी एनर्जी जो थी वो 40 किलो जूल पर मोल थी। अभी सोचो ए और बी की एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 20 किलो जूल। बेटा हमने और ए और बी के पार्टिकल को देखा, उनकी एनर्जी कितनी थी? 40 किलो जूल पर मोल। इससे एनर्जी से ज्यादा थी ना। इसका मतलब ए का वो और बी का वो पार्टिकल आपस में क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, सी और डी बनाएगा। फिर मैं एक और एग्जांपल इसी में से बढ़ा देता हूं। हमारे पास ए और बी अभिकारक के पार्टिकल्स को मैंने चेक किया और उनकी एनर्जी 15 किलो जूल प्रति मोल मिली। अभी सोचो 15 किलो जूल प्रति मोल पार्टिकल्स की एनर्जी मिली। अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 20 किलो जूल पर मोल। हमारा पार्टिकल अभिक्रिया को कंप्लीट करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। क्यों? निश्चित एनर्जी की अमाउंट से हमारे लिए पार्टिकल की एनर्जी कैसी है? कम, और नहीं करा पाएगा। उसके लिए हम कहेंगे कि 15 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। अगर इन पार्टिकल्स की एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल और बढ़ जाए तो सोचो 15 तो पहले इनकी ए बी की एनर्जी, अगर 5 किलो जूल पर मोल और एनर्जी मिल गई तो कितनी होगी एनर्जी? 20। और अब वे पार्टिकल अभिक्रिया को क्या करवा सकते हैं? कंप्लीट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी को कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा। किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए अभिकारक अणुओं की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा के बराबर होना चाहिए? देहली ऊर्जा के या तो बराबर होना चाहिए, या तो पार्टिकल्स की एनर्जी देहली ऊर्जा से कैसी होनी चाहिए? ज्यादा, अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं। अच्छा सोचो, रासायनिक अभिक्रिया में वे अणुओं ने भाग नहीं लिया जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कैसी थी? कम थी। वो पार्टिकल टकराए लेकिन उसकी एनर्जी क्योंकि 20 किलो जूल पर मोल से कम रही, उन्होंने अभिक्रिया में कोई हिस्सा नहीं लिया। इतनी बात समझ गए? देहली ऊर्जा को और एक नाम से जानते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब बेटा हम इस पर एक ग्राफ खींच के आपको दिखाएंगे। एंजाइम का उत्प्रेरण का सिद्धांत जब भी आएगा आप इस ग्राफ को याद रखोगे। देखो ये वाली बात समझ गए 20 किलो जूल वाली? इसी एनर्जी पर बेसिस हम आपको एक ग्राफ खींच के दिखाते हैं। तो ग्राफ कहां खींचा गया भैया? ये कम से कम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपके पास सभी लोग जानते हो कितनी एक्सिस होनी चाहिए? कम से कम 2। नेगेटिव वैल्यू पर जाएगा तो फिर तो माइनस एक्स एक्सिस को भी लेंगे और माइनस वाई एक्सिस को भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस। अभी ध्यान देते हैं इस चीज को। यहां पे हम लोग लिखते हैं टाइम। लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ता चला जाएगा और ध्यान रखना नीचे से ऊपर की ओर जाने पर एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एनर्जी। अभी मैंने क्या बनाया? सबसे पहले हमने एनर्जी के कई लेवल बना लिए। एनर्जी का ये लेवल है ए और बी के लिए, तो मैंने यहां क्या लिख लिया? ये एनर्जी का लेवल किसके लिए है? ए और बी के लिए। ठीक है। मैंने एनर्जी का एक और लेवल बनाया, ये एनर्जी का लेवल है सी और डी के लिए। अगर ध्यान दिया जाए तो ये है अभिकारक का लेवल, अभिकारक की ऊर्जा का लेवल है। और नीचे वाला किसकी ऊर्जा का लेवल है? उत्पाद प्रोडक्ट की ऊर्जा का लेवल है। एक चीज हम लोगों ने इस बात को भी समझने वाली है, ध्यान रखो जरा।
अभिकारक का लेवल सर ने ऊपर बनाया, उत्पाद का लेवल नीचे बनाया है। ये अभिक्रियाओं पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस अभिक्रिया को मैंने कैसे माना है, अभिकारक की एनर्जी ज्यादा है और उत्पाद के अणुओं की एनर्जी कम है। अच्छा, अभिक्रिया कहां से स्टार्ट होगी, अभिकारक से कि उत्पाद से? अभिकारक से, नॉर्मल सी बात है, अभिकारक से है। अब मैंने यहां एनर्जी लेवल भी बनाए रखे हैं। देखो, ये एनर्जी लेवल है, यहां का एनर्जी लेवल है 2.5, ये 0, ये एनर्जी लेवल है 5, यहां है 10, यहां है 15, यहां है 20, यहां है 25। और बेटा ये जितनी भी एनर्जी दी गई है, ये सारी की सारी एनर्जी काहे में है, किलो जूल प्रति मोल में एनर्जी है। अच्छा, हम लोगों के हिसाब से मैंने यहां भी लिखा, तो लिख दें, शायद अच्छा रहेगा, किलो जूल पर मोल। अभिक्रिया को कंप्लीट, अभी सोचना, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा कितनी है, 5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 20 किलो जूल पर मोल। इसको मैं लिख दूं का, इसको लिख दूं देहली ऊर्जा। बेटा ज्यादा जगह तो है नहीं, तो देहली ऊर्जा ना लिख के इसको हम क्या लिख दें, E0। अगर आपको दिक्कत हो तो हम इसको थोड़ा सा और घटा बढ़ा सकते हैं। देहली ऊर्जा को मैंने क्या लिख रखा है, E0। मतलब अभी सोचो, हमारे अभिकारक अणु की एनर्जी है 5 किलो जूल प्रति मोल, और अगर इसको कंप्लीट करवानी है अपनी रिएक्शन को, इसकी कितनी एनर्जी हो जानी चाहिए, 20 किलो जूल प्रति मोल। अर्थात हमें इसकी एनर्जी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 15 किलो जूल प्रति। अब ये एनर्जी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अभिकारक की तो 5 किलो जूल पर मोल है, हमको बढ़ा के कितनी ले जानी है, 20। तो ये कैसे बढ़ा सकते हो, अभिकारक को डालो, दोनों को हिलाओ, हिलाओगे तो पार्टिकल तेजी से गति करेगा, तेजी से गति करते हुए टकराएगा भी तेजी से। एनर्जी क्या होगी, कम की ज्यादा, बढ़ गई, और एनर्जी 20 किलो जूल के पास पहुंच गई। पहला काम। कहोगे सर जी ये काम अगर हम ना करें हिलाने वाला, तो कुछ मत करो, एक कांच की नली ले लो, उससे ट्यूब से हिला सकते हो, सेम प्रोसीजर है। अब ये भी नहीं करना चाहते तो एक काम कर सकते हैं, इसमें से उन ऑब्जेक्ट को, उन केमिकल्स को आप गर्म कर सकते हैं। अच्छा, केमिकल को गर्म करोगे तो केमिकल्स के पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, और बढ़कर 5 किलो जूल पर मोल से कैसी हो जाएगी, 10 से 15। वो तो आप पर डिपेंड करता है आप कितना तेज उसको गर्म करते हो। गर्म करोगे एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, गर्म करोगे एनर्जी बढ़ी 5 से 10, देहली ऊर्जा है 20, क्या अभी अभिक्रिया हुई, नहीं। मैंने और इसको गर्म किया, 10 से एनर्जी कहां पर पहुंच गई, 20, AB की एनर्जी 20 पहुंच गई, 15, क्या अभिक्रिया होगी। मैंने और इसको गर्म किया, 15 से 17 पर भी अभिक्रिया नहीं, 18 पर भी नहीं, 19 पर भी नहीं हुई। लेकिन जिस समय अभिकारक अणुओं की ऊर्जा 20 किलो जूल पर मोल के एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगी, अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो मैं कैसे बनाता हूं, ये देहली ऊर्जा का ग्राफ था ना, इसको यहां पर रखते हैं। वो हमने इसको गर्म किया या इसको चलाया, जिससे अभिकारक अणुओं की A और B की एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हुई, बढ़नी स्टार्ट हुई, बढ़नी स्टार्ट हुई, बढ़नी स्टार्ट हुई। अच्छा ये बताओ, अगर यहां तक बढ़कर गई लगभग, अभी 20 तो पहुंची नहीं, अगर हम 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी ना कर पाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो हमारा ग्राफ जो है वो फिर से कहां पर आके रुक जाएगा, अभिकारक पर। अभिकारक से स्टार्ट हुआ, कहां पर रुक गया, अभिकारक से स्टार्ट हुआ, अभिकारक पे रुक गया, इसका मतलब अभिक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई। लेकिन अब हमें अभिक्रिया को करवा के दिखाना है। हमने इसको गर्म किया, इतना ज्यादा गर्म किया कि इनकी एनर्जी A और B की जो एनर्जी थी वो 20 किलो जूल पर मोल पर पहुंच गई। अब ऐसे सोचो कि अगर ये 20 किलो जूल पर मोल पर एनर्जी पहुंच गई है, इसका मतलब A और B अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो काहे में चेंज होगा, उत्पाद में, किसमें चेंज होगा। तो अब जो ग्राफ हम लोग नीचे की ओर लाएंगे, वो ग्राफ A और B पर मत रोकना। क्या है, अब तो उसने थ्रेशोल्ड एनर्जी को छू लिया है, अब उसको कहां पर रोकिएगा, C और D पर। उत्पाद पे रोका गया ग्राफ, नहीं समझ पाए इस बात को, जान गए ना। अब उत्पाद पे ग्राफ को रोका गया, इसका मतलब है अभिक्रिया संपन्न हुई, उत्पाद बना। अब बात आएगी, सर जी आपने सब कुछ पढ़ा दिया, अभी एक्टिवेशन एनर्जी का तो नाम ही नहीं आया। तब बेटा समझो इस बात को, A और B की एनर्जी कितनी थी, 5 किलो जूल पर मोल। अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी,
20 किलो जूल प्रति मोल। आपने इस दौरान अभिक्रिया को कितनी एनर्जी दे दी? 15 किलो जूल प्रति मोल, और वो 15 किलो जूल प्रति मोल ही कहलाई एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा जान गए। अब ये अभिक्रिया ऐसी थी जब हमने उत्प्रेरक को यूज नहीं किया था। अब हम एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें हमने अभिक्रिया पर किसको यूज कर लिया? उत्प्रेरक या एंजाइम को। तो मैंने क्या सोचा, मैंने एंजाइम डाल दिया। अब एंजाइम अगर अभिक्रिया में डाल दिया जाए तो एंजाइम करता क्या है? एंजाइम देहली ऊर्जा का मान 20 था, इस देहली ऊर्जा के मान को जो 20 था इसको घटाकर उसने कितना कर दिया? 15। मतलब पहले देहली ऊर्जा E0 थी, 20 थी, अब देहली ऊर्जा का मान थोड़ा सा घट गया। मैं इसको ऐसे लिख लूं E0 डैश। अब अच्छा सोचो, ये तुम लोग ये बात बताओ, ये इफेक्ट कब उत्पन्न हुआ? जब आपने अभिक्रिया में एंजाइम डाला। मैं एंजाइम डालने के पहले वाली सिचुएशन पर एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर किसी ए और बी के पार्टिकल की एनर्जी 17 किलो जूल प्रति मोल होती एंजाइम डालने के पहले, क्या वो अभिक्रिया में भाग लेता? ना लेता। कितनी चाहिए थी एनर्जी? अब देहली ऊर्जा कितनी हो गई है घटकर? किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम की प्रेजेंस में क्योंकि देहली ऊर्जा का मान घट गया है, अब जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सारे के सारे अणु जो होंगे अभिक्रिया में भाग लेने लगेंगे। अब आप लोग सोच के बताओ, पहले ज्यादा अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे थे कि अब ज्यादा अणु भाग ले रहे हैं? मतलब पहले कह रहे थे 20 के ऊपर ही चाहिए था एनर्जी, अब तो 20 से कम पर भी काम बन रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या हो गई? अगर ज्यादा अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे, अभिक्रिया कम होगी कि अधिक होगी? अधिक होगी। भाई अभी तक 100 अणु अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे थे, अब 500 लेने लगे, तो ज्यादा अणु जब हिस्सा लेने लगे तो अभिक्रिया भी तो अधिक होगी। अभिक्रिया का अधिक होना इस बात को बताता है कि अभिक्रिया की स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब कहोगे सर जी ने तो लिखाया था कि सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है। बिल्कुल कम कर देता है, मैं पढ़ के बताता हूं। बेटा अच्छा बताओ, पहले एनर्जी 20 चाहिए थी, अब एनर्जी कितनी चाहिए? 15। सोच के बताओ, एनर्जी 5 ही है अभिकारक की, लेकिन अब हमें कितनी एनर्जी ले जानी है? हम कितनी एनर्जी बढ़ाएंगे? मात्र 10। पहले 15 बढ़ा रहे थे, अब मात्र कितनी बढ़ाएंगे? 10। चेक करो, पहले एक्टिवेशन एनर्जी 15 थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई है? 10। तो सक्रियण ऊर्जा का मान पहले 15 था, अब कितना हुआ? 10। सक्रियण ऊर्जा का मान घटा है कि बढ़ा है? और जब सक्रियण ऊर्जा का मान घटा है, देखो अभिक्रिया की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। अभी ग्राफ से कोई भी एक ऐसा भी आर्टिकल या एक भी ऐसा शब्द जो आपको ऐसा लगे कि सर जी ये ग्राफ में लिखा था, हम इसका अर्थ थोड़ा सा कम समझ पाए, उस बात को कंप्लीट करेंगे। है कोई भाई ऐसी कोई चीज जो आपको लगे कि ये वाली सर जी समझ में थोड़ा सा कम आई, हमको अगर ये दोबारा बता दी जाती तो ज्यादा बेटर था? कोई भी चीज ये वाली बात समझ पाए? अभिकारक की एनर्जी ज्यादा और उत्पाद की एनर्जी कम, इसमें क्यों रखी गई? उसका रीजन है, अभिकारक की एनर्जी ज्यादा है और उत्पाद की एनर्जी कम है, ये इसलिए रखा गया। देखो सोचो, पहले एनर्जी कैसी थी? अधिक। बाद में एनर्जी कैसी है? कम। इसका मतलब पहले अभिक्रिया की ऊर्जा ज्यादा थी और बाद में अभिक्रिया की ऊर्जा कम हो गई। इस दौरान अभिक्रिया ने ऊर्जा त्यागा की ग्रहण किया? त्यागा ना। इसका मतलब ऊर्जा को त्यागने की अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी। ये रिएक्शन कैसी रही होगी? ठीक है। और ऊष्माशोष्य अभिक्रिया के लिए पहले एनर्जी कैसी रहेगी? कम, और बाद में एनर्जी कैसी हो जाएगी? अधिक। ये बढ़ जाएगी एनर्जी। और एक चीज विशेष, अभिकारक और उत्पाद दोनों की एनर्जी कभी सेम नहीं होगी। दोनों की एनर्जी सेम होगी तो क्या होगा? अभिकारक उत्पाद में चेंज होता रहेगा, उत्पाद अभिकारक। स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं कभी उसको, ना तो अभिकारक के रूप में स्टेबिलिटी मिलेगी ना उत्पाद के रूप में स्टेबिलिटी बनेगी। वो आपस में चेंज होते रहेंगे, इंटरचेंज होते रहेंगे। ए बी सी डी में चेंज होता रहेगा, सी और डी फिर से ए और बी में चेंज होता रहेगा। तो बेटा ये उसका ग्राफ रहा जिसको हम लोगों को समझना चाहिए था। अब एक काम करते हैं कि अगर हम लोग एंजाइम को समझ चुके हैं तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या कि एंजाइम के लक्षण क्या होते हैं, आखिर एंजाइम की कोई विशेषता होती है, उस विशेषता को पढ़ेंगे। तो समय कम खर्च हो इसलिए मैंने एंजाइम की विशेषताओं को पहले से ही लिख रखा है। देखो
मैं पढ़ूंगा पहली विशेषता। कहता है जो एंजाइम होते हैं इनका उच्च अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, उच्च होता है, और ये कैसे यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। और भी उसमें मैंने लिखा जिनका अणुभार कितना होता है 10,000 या इससे अधिक। ध्यान रखना एंजाइम तभी बनता है जब उसका अणुभार कितना हो 10,000 या इससे कैसा हो अधिक है। और देखो दूसरा सुनो, कहता है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटीन ही एक प्रकार के क्या होते हैं एंजाइम। दूसरी अगली चीज कहता है ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अभी ये वाली बात थोड़ा समझने की है, हालांकि अपने यहां एक चैप्टर है पृष्ठ रसायन, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात इतना, क्योंकि हमने पढ़ा है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगर प्रोटीन जल में घुले और प्रोटीन जल में घुलते हुए 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के साइज के कणों में टूट जाए, कौन टूट जाए, एंजाइम या प्रोटीन। प्रोटीन या एंजाइम जल में घुलकर इतने छोटे कणों में टूटे कि उसके कण का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो जाए, हम कहेंगे कि हमारा प्रोटीन या एंजाइम जो था वो जल में घुलकर कौन सा विलयन बना रहा है, कोलाइडी विलयन बना रहा है। और कहता है जब ये कोलाइडी विलयन बना लेता है जल में घुलकर तथा प्रभावशाली उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये ध्यान रखना उस समय ये प्रभावशाली उत्प्रेरक का, प्रभावशाली उत्प्रेरक का मतलब समझते हो, उस समय इसकी क्षमता सबसे कैसी होगी, अधिक होगी। तो मैं पूछा करूंगा किस अवस्था में एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, आप बताओगे कोलाइडी अवस्था में। हम पूछेंगे कोलाइडी अवस्था में कब चेंज हुआ, तो बताओगे जब हमारा एंजाइम जल में घुला और उसके कणों का आकार कितना हो गया, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो गया। अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर इसमें से, कहता है इनकी उत्प्रेरण क्षमता विशेष तापक्रम, कहता है हर एक एंजाइम की जो क्षमता होती है अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने और घटाने की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो ज्यादातर एंजाइम हैं उनके लिए उनकी क्षमता सबसे ज्यादा कब होती है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। इससे कम या अधिक ताप पर अगर हम एंजाइम की अभिक्रिया का टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दें, किससे, 25 डिग्री सेल्सियस से कम या 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो कहता है फिर एंजाइम की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, घट जाती है। तो ध्यान रखो सबसे अच्छा एंजाइम वर्क कब करेगा, जब अभिक्रिया का ताप कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। इससे कम और ज्यादा टेम्परेचर पर अभिक्रियाओं में से एंजाइम की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखना इस बात को, अपनी बॉडी का टेम्परेचर लगभग ऐसा ही रहता है, नहीं 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब उस समय हमारी बॉडी का एंजाइम सबसे अच्छा वर्क करता है, क्योंकि टेम्परेचर हमारी बॉडी में एंजाइम के तापक्रम के अनुकूल ही है लगभग। अभी आगे बात करेंगे, कहता है ये उत्क्रमणीय जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दोनों दिशाओं में उत्प्रेरित करते हैं। अब ये वाली बात सोचने वाली बात है, अगर कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ए से बी से को मिलाकर सी और डी बना सकते हैं और सी और डी से फिर से क्या बना सकते हैं, ए और बी, तो कहता है अगर ऐसी अभिक्रिया में आपने एंजाइम डाल दिया तो एंजाइम ए और बी से सी और डी बनाने की स्पीड को तो तेज ही करेगा, सी और डी के मिलाकर ए और बनाने की स्पीड को भी क्या कर देगा, तीव्र कर देगा। दूसरे शब्दों में अभिक्रिया के अग्र दिशा का वेग भी बढ़ाएगा और अभिक्रिया के पश्च दिशा का भी वेग बढ़ाएगा, दोनों ओर की स्पीड बढ़ा देगा। लेकिन कब, जब अभिक्रिया कैसी होगी, उत्क्रमणी। उत्क्रमणी नहीं हुई तो फिर नहीं करेगा, फिर तो एक ही साइड की स्पीड बढ़ाएगा। नेक्स्ट नंबर चलेंगे, एंजाइमों की सूक्ष्म मात्रा ही जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकती है, उत्प्रेरक कर सकती है। देखो सोचो, हमारे भोजन को कई एंजाइम मिलके पचाते हैं, कभी कभी क्या हुआ, एंजाइम ने ढंग से सपोर्ट नहीं किया हम लोगों को और हम लोगों का भोजन नहीं पचा, जिसको कहते हैं अपच की समस्या। और अपच की समस्या को समाप्त करने के लिए एंजाइम का कार्य करना जरूरी है। फिर आप मेडिकल स्टोर जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, एक छोटी सी दवा लाते हो और एक छोटी सी दवा ही खाते हो और आपका एंजाइम जो होता है वो सक्रिय होता है और पाचन क्रिया को फिर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये आपके ही नहीं शरीर में, ये बड़े बड़े जानवरों के लिए भी कारगर रहता है। अच्छा ये बताओ, आपने
कितनी दवा छोटी खाई, इतनी छोटी सी दवा, और उसने अपने शरीर में होने वाली बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को क्या कर दिया, चेंज किया। मतलब अभिक्रिया की स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए एंजाइम की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। 2-4 बूंद एंजाइम ही पूरा काम कर सकता है, अभिक्रिया की स्पीड को घटा बढ़ा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि बहुत सारा एंजाइम लग जाएगा, बिल्कुल नहीं, 4-6 बूंद एंजाइम ही बहुत बड़ी बड़ी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ कंप्लीट करवा सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा ही जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करा सकती है। कहता है इन्हें कुछ विशेष यौगिकों द्वारा सक्रिय कर सकते हैं। अब मैं बताऊं, जब भी एंजाइम अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, एंजाइम की क्षमता भी कम होने लगती है। और जब एंजाइम की क्षमता कम होने लगती है, अब देखो एंजाइम की सहायता से हमने जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड बढ़ाई है, एंजाइम ने जैव रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को तो बढ़ा दिया, लेकिन जब एंजाइम बहुत देर तक कार्य करता रहा तो एंजाइम की क्रियाशीलता कैसी हो गई, कम। अब हम क्या करें, हम अभिक्रिया की स्पीड को तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो लेकिन हम एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एंजाइम की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो एंजाइम की क्षमता को बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सह एंजाइम, और अंग्रेजी में उनको क्या बोलते हैं, को एंजाइम। ध्यान रखना, जब हम तुमको से कभी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेंगे, यहां भी ये क्वेश्चन का आंसर जनरेट होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। कहता है एंजाइम की क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, सह एंजाइम। दूसरा क्वेश्चन, क्या सह एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा सकता है, कहोगे ना। सह एंजाइम एंजाइम की क्षमता को बढ़ा सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सह एंजाइम ने किसकी क्षमता बढ़ाई, एंजाइम की। अब एंजाइम अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्ट सह एंजाइम अभिक्रिया की स्पीड को नहीं बढ़ा सकता, सह एंजाइम एंजाइम की क्षमता को बढ़ा सकता है, और एंजाइम अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, अगला लिखा है इनकी क्रियाशीलता, इनकी क्या मतलब, एंजाइम की। एंजाइम की क्रियाशीलता पराबैंगनी प्रकाश द्वारा क्या हो जाती है, नष्ट। पराबैंगनी प्रकाश किरणों की उपस्थिति में एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एंजाइम पराबैंगनी प्रकाश किरणों की उपस्थिति में क्यों नष्ट होने लगता है। पहली ही लाइन पे मैंने लिखा रखा है, देखो यहां पे, जीव जंतुओं की कौन सी कोशिकाओं में बनते हैं, सेल्स में बनते ना। और पराबैंगनी प्रकाश किरणों की उपस्थिति में हमारे जो शरीर के सेल हैं, जीव जंतुओं के शरीर को जो सेल्स हैं, ये खुद डैमेज होने लगते हैं। अभी सोचो, जीवित कोशिकाओं में बनता है एंजाइम, और जब हमारी बॉडी का सेल ही डैमेज होने लगेगा तो क्या वो एंजाइम बना पाएगा, ना बना। सेल जीवित होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तब तो एंजाइम को निर्मित करेगा। और अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में हमने इस बात को चेक किया कि खुद हमारे शरीर के सेल्स या जीव जंतुओं के सेल्स मृत होने लगते हैं, डेथ होने लगते हैं, तो फिर उस समय ये एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाते हैं। और बेटा जब एंजाइम का निर्माण नहीं करेंगे तो एंजाइम सक्रिय होगा कि निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में एंजाइम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, या एंजाइम की क्षमता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर है ना, कहता है कुछ अकार्बनिक पदार्थ, हाँ ये भी चीज है, को एंजाइम को समझे थे, सह एंजाइम को। सह एंजाइम क्या करता था, एंजाइम की क्षमता को, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी पदार्थ हैं जो एंजाइम की क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके विषय में ये नंबर लिखा है, कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये ऐसे अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। यार बेटा मैंने इसमें लिखा है कुछ अकार्बनिक पदार्थ इनकी क्रियाशीलता को नष्ट कर दे, इनकी का मतलब किनकी क्रियाशीलता को, एंजाइम की क्रियाशीलता, समझ रहे हो ना, एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, नष्ट। और क्योंकि एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं, हमने इनको क्या कहते हैं, मैंने लिख रखा होगा शायद, इन्हें विष कहते हैं। समझ गए, विष का मतलब क्रियाशीलता को खत्म कर दिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसको हमने कहा ये एंजाइम का क्या है, विष है। लास्ट नंबर लिखता है प्रक्रिया में बने पदार्थों को एकत्र होने से अभिक्रिया मंद हो जाती है। कहने का मतलब है जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, यहां से ले लेते हैं, शुरुआत में अभिक्रिया के कौन से पदार्थ ज्यादा होंगे, ए और बी, धीरे धीरे ए बी आपस में मिलने लगे और कौन सा पदार्थ बनने लगा,
सी और डी। जैसे सी और डी बनता रहेगा, सी और डी बनता रहेगा, एंजाइम धीरे धीरे अपनी क्रियाशीलता को कैसा कर देंगे, कम। और बेटा अगर क्रियाशीलता को कम नहीं करेगा तो कोई एंजाइम भी तो नहीं लगेगा। क्रियाशीलता जब एंजाइम की कम होती है तभी तो सही एंजाइम डाला जाता है क्षमता बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे अभिक्रिया होती रहती है एंजाइम की क्षमता क्या होने लगती है, कम, तभी तो कोई एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो बेटा ये एंजाइम के लक्षण हो गए। अब एंजाइम के इन लक्षणों को नोट करते हैं और फिर पढ़ते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल बेटा जो हम लोगों का है वो है एंजाइम की विशिष्टता। अब इस शब्द का अर्थ हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसका अर्थ ये है कि अलग अलग जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया अगर बदल गई है तो हो सकता है उसके लिए हमें एंजाइम भी दूसरा यूज करना पड़े। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ही एंजाइम सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। अगर अभिक्रिया को चेंज किया गया तो फिर जैव रासायनिक अभिक्रिया को चेंज करने पर हमें उसमें उपस्थित एंजाइम को भी क्या करना होगा, चेंज। तभी एंजाइम उस रासायनिक अभिक्रिया जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है। तो पहले इसको लिखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल आपको कुछ लिख के दिखाते हैं कि कैसे हर एक अलग रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें अलग प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इसको मैं पहले लिख के दिखा देता हूं। क्या लिखेंगे, इसका अर्थ है कि अलग अलग प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए या अलग अलग जैव रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, ऐसा लिख लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, संपन्न करने के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब बेटा इस बात को हम एक काम करें, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। देखो अगर मैं एंजाइम चेंज कर देता हूं तो अभिक्रिया पे इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या अभिक्रिया पर इफेक्ट नहीं पड़ता या इफेक्ट पड़ता है, इस बात को रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है C6H12O6। अगर हम इसको जाइमेज नामक उत्प्रेरक की प्रेजेंस में रखें तो बेटा दो कंपाउंड बनते हैं। पहला एथेनॉल, ध्यान रखना बेटा इस चीज को, और साथ में 2CO2। अभी मैंने क्या किया, अब हम इस एंजाइम को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। मैंने केमिकल सेम रखा, अब मैं इसमें से एंजाइम को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। मैंने यहां पर रख दिया खमीर, और जब मैंने खमीर को रख दिया तो बेटा केमिकल कंपाउंड भी चेंज हो गया। CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। बेटा इसका नाम ग्लिसरॉल है। मतलब मैं क्या सोचता हूं, मैंने एक बार एंजाइम को चेंज किया और हमारा केमिकल कंपाउंड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी सोचने वाली बात है, अगर हमको ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना होता तो हम खमीर नाम का एंजाइम यूज नहीं कर सकते थे। उसके लिए फिर जाइमेज एंजाइम ही सुटेबल है। और अगर हम ग्लूकोज से ग्लिसरीन को बनाना चाहते, ग्लिसरीन जानते हो ना, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, अगर इसको बनाना चाहते तो फिर हमारे लिए जाइमेज एंजाइम बिल्कुल बेकार था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो ना बना पाता। हमें किस एंजाइम की जरूरत पड़ती,
खमीर की जरूरत पड़ती। एक बेटा और केमिकल रिएक्शन को इसको चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ग्लूकोज होता, अगर हम इस पर एस्परजिलस, बेटा थोड़ा सा और नाम बढ़ा देते हैं इसका, नाइजर, ये उत्प्रेरक है कि कोई खतरनाक हथियार ऐसा लग रहा है। अगर आप ग्लूकोज को ही रखते लेकिन एस्परजिलस नाइजर नाम का अगर आप एंजाइम यूज करते तो फिर बेटा ये बनाकर तैयार करता लैक्टिक एसिड को। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड COOH। अभी आप इस बात को समझ गए? क्या एक ही एंजाइम सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट करवा सकता है? नहीं। अगर एंजाइम बदल जाता है तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हर एक रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता अलग अलग होती है। एक और चीज को यहीं पर कंप्लीट करेंगे बचे हुए समय पर। किसको कंप्लीट करेंगे? एंजाइम की क्रियाविधि को। बेटा एंजाइम की क्रियाविधि को तो ऐसा है कि पहले सुन लिया जाए और फिर लिख लिया जाए। लिखने में तो फिर हम लोग बहुत जल्दी लिख लेते हैं इस चीज को। एंजाइम की क्रियाशीलता को देखा जाए तो मैंने क्या सबसे पहले लिख रखा था, एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन। ज्यादातर एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन को जानते हो? जिनकी संरचना कैसी होती है? गोलाकार। अब ग्लोबुलर प्रोटीन में होता क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन संरचना इनकी गोलाकार होती है। तो प्रोटीन का प्रत्येक भाग, प्रोटीन का हर एक भाग बराबर रूप से सक्रिय नहीं होता है। सबसे पहली बात तो समझना है इस बात को कि ज्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन ही एंजाइम का कार्य करते हैं। और उनमें से भी ग्लोबुलर प्रोटीन में हमें क्या समझना है कि प्रोटीन का हर एक भाग बराबर रूप से सक्रिय क्रियाशील नहीं होता है। एंजाइम के कुछ हिस्से अधिक क्रियाशील होते हैं, एंजाइम के कुछ हिस्से बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो उत्प्रेरण कहां से होता है? अभिक्रिया की स्पीड चेंज कहां से होती है? जो हिस्से अधिक क्रियाशील हैं। पूछता है कि कौन कौन से हिस्से अधिक क्रियाशील हैं। तो अगर एंजाइम गोलाकार संरचना में जुड़ा हुआ है तो गोलाकार संरचना में मैं समझता हूं ये एंजाइम, जैसे मैं कोई एंजाइम बना, ये एंजाइम है तो सबसे ज्यादा सक्रिय कहां होगा? आउटर सरफेस पर। कहां पर? बाहरी सतह पर। एंजाइम उस जगह भी ज्यादा सक्रिय होगा जहां एंजाइम में क्या होंगी? दरारें। एंजाइम उस जगह भी अधिक सक्रिय होगा जहां एंजाइम की खुरदरी सतह होगी। खुरदरी सतह पर भी एंजाइम अधिक क्रियाशील होता है। एंजाइम चिकनी सतहों पर क्रियाशील नहीं होता है। तो फिर ध्यान रखना क्रियाविधि में हम इसको क्या बताएंगे? क्या एंजाइम के सभी हिस्से बराबर क्रियाशील होते हैं? नहीं। एंजाइम के कुछ हिस्से अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ हिस्से कम क्रियाशील। पूछेगा कौन कौन सा हिस्सा अधिक क्रियाशील होता है तो बताओगे? खुली सरफेस, दूसरा खुरदरी सतह, तीसरा दरारें या चिटकी हुई जगह, वहां पर ज्यादा होता है। फिर बात आती है कि सर जी चिटकी हुई जगह पर कैसा वर्क होता है? एक तुमको बताएं, जैसे हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम में ये खुरदरी सतह है, यहां पर एंजाइम की सक्रियता सबसे कैसी होगी? अधिक होगी। अब ये एंजाइम काम कैसे करेगा? जैसे हमें ए और बी की अभिक्रिया करवानी है एंजाइम की उपस्थिति में, तो होगा क्या? ये एंजाइम अपनी इस खुरदरी सतह पर ए को भी बुलाएगा और बी को भी बुलाएगा और दोनों को अपनी खुरदरी सतह पर क्या कर लेगा? चिपका लेगा। और कैसा चिपका लेगा कि ए और बी की खुरदरी सतह बिल्कुल पूरी तरीके से, ये एंजाइम की खुरदरी सतह पूरी तरीके से क्या हो जाए? भर जाए। और ऐसा भर जाएगा पूरी तरीके, कंप्लीटली पूरी तरीके से भर लेगा। जैसे तुमने ताले और चाबी को देखा है कि चाबी क्या करता है? ताले के अंदर उसको डालते हैं और वो जहां जहां पॉइंटर होते हैं उन पॉइंटर की पूरी जगह को घेर लेता है और हम आसानी से चाबी को घुमाकर ताले को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। ताला कोई दूसरा है, चाबी कोई दूसरी है, क्या ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि जब चाबी अंदर गई उसने हर पॉइंटर को पूरी तरीके से नहीं छुआ। तो ये करता क्या है? बिल्कुल उसी प्रकार से ए और बी को
अपने हर पॉइंट पर जहां पर एंजाइम की क्रियाशीलता अधिक है वो बिल्कुल चाबी के समान उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, ढक लेता है। और जब चाबी के समान पूरी तरीके से ढक लेता है तब इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हुए वो उत्पाद का निर्माण करता है। सोचो, अगर चिकनी सतह पर ए बी टकरा कर रुकेगा, मैं ये नहीं कहता कि वहां एंजाइम कार्य नहीं करेगा, लेकिन वहां एंजाइम की सक्रियता कैसी है, सबसे कम। अगर एंजाइम की सक्रियता कम है तो अभिक्रिया की स्पीड तो बढ़ेगी नहीं ढंग से, और जब बढ़ेगी नहीं तो हम एंजाइम यूज क्यों करें। तो एंजाइम ज्यादा यूज होता है कहां पर, खुरदरी सतहों पर, दरारों पर और बाहरी आउटर सरफेस पर। तो इस बात को ले लेते हैं क्रियाशील उसमें, क्रियाविधि में। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। एंजाइम का प्रत्येक भाग, एंजाइम का प्रत्येक भाग समान रूप से क्रियाशील नहीं होता। समान रूप से क्रियाशील नहीं होता। समान रूप से क्रियाशील नहीं होता, बल्कि यह खुली सतह पर, दरारों पर और खुरदरी सतहों पर अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होता है। ये भी लिख लेते हैं, एक अच्छी चीज होगी कि एंजाइम के इन भागों को, एंजाइम के इन भागों को सक्रिय केंद्र भी कहते हैं। खुरदरी सतह को, दरारों को, किनारों को सक्रिय केंद्र भी कहते हैं। ये सक्रिय केंद्र अभिकारकों पर ये सक्रिय केंद्र अभिकारकों पर इस प्रकार जुड़ते हैं। इस प्रकार जुड़ते हैं जैसे ताले पर चाबी चलेगा, चलने दो इसको। जैसे ताले पर चाबी कार्य करती है। बस इससे ज्यादा बेटा मत लिखना। तो ये ठीक है, फिर इसको नोट कर लेंगे, बाकी की पढ़ाई करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।